तो इसमें सबसे पहला है सहस्वर पठन, सहस्वर वाचन, जिसको लाउड रीडिंग कहेंगे। जब बालक स्वर सहित पठन करता है, ध्वनि सहित पठन करता है, तो उसे सस्वर वाचन या पठन कहते हैं। पठन की यह प्रथम अवस्था होती है। इसके द्वारा बालक को वर्णमाला के लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान करवाते हैं। जैसे क्लास में लिखा जाता है और फिर एक शिक्षक बोलता है, बोलिए ए, तो ये जो ए की जो ध्वनि है, इसका जो बालक ने उच्चारण किया, तो इसके अंदर पढ़कर उसका उच्चारण किया, तो यह सहस्वर पठन कहलाता है, सहस्वर वाचन कहलाता है। तो इसमें वर्णमाला के जो लिपिबद्ध अक्षर हैं उनकी पहचान करवाई जाती है सबसे पहले। तो हमने पहले भी इसके बारे में पिछले इसमें देखा था कि जो पठन क्रिया होती है, इसमें 3 मुख्य तत्व रखे गए हैं। पहला है ध्वनियों के जो प्रतीक है, अक्षर जो है उनकी पहचान करवाई जाती है। फिर उन्हें बोलना सिखाया जाता है, बोलना और पढ़ना सिखाया जाता है, और उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करना सिखाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें होती है। तो सबसे पहला जो होता है वर्णमाला के लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान करवाते हैं। तो सहस्वर वाचन करने से बालक में वाचन करने की कला का विकास होता है। इससे उसकी जो झिझक है, उसका संकोच है, वह दूर होता है तथा उसमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। सहस्वर वाचन से उच्चारण शुद्ध होता है बालक का, तथा वाचन शक्ति का उसमें विकास होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सहस्वर वाचन के प्रकार। यहाँ हमने पढ़ा था कि सहस्वर वाचन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा है सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन इंडिविजुअल रीडिंग और सामूहिक वाचन कलेक्टिव रीडिंग या समवेत जिसको कहा जाता है। तो अब हमको देखते हैं व्यक्तिगत वाचन, एक व्यक्ति द्वारा किया गया वाचन जो है ये होता है, और यह जो वाचन होता है ये एक अध्यापक के द्वारा भी किया जा सकता है और एक विद्यार्थी के द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें पहले अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष कोई भी एक अनुच्छेद जो होता है, एक पैराग्राफ जिसको हम कह सकते हैं, उसको पढ़ता है, और फिर छात्र में से एक छात्र को उसी अनुच्छेद का, अध्यापक ने जो अनुच्छेद का वाचन किया है उसको वापस पढ़ने के लिए कहा जाता है। इससे छात्र की उच्चारण संबंधित अशुद्धताओं का शिक्षक को पता चलता है, जिससे कि उसके उच्चारण संबंधी अशुद्धताओं को दूर करने का वो प्रयास कर सकता है। उसे ऐसे कठिन शब्दों का भी पता चलता है जिनमें कि बालक उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट है सामूहिक वाचन, समवेत वाचन। यह वाचन जो है समूह में करवाया जाता है, एक साथ बालकों को एक साथ बोलने के लिए कहा जाता है, सहस्वर बोलने के लिए कहा जाता है। जैसे कविता पाठ में होता है कि कविता का वाचन करने के बाद बालकों को आनंद देने के लिए, आनंदित करने के लिए, उसके रसास्वादन कराने के लिए, रस की अनुभूति कराने के लिए इस प्रकार का वाचन किया जाता है। तो इसमें सभी बालकों को एक साथ बोलने के लिए कहा जाता है। तो एक से अधिक विद्यार्थी इसमें मिलकर वाचन करते हैं। विद्यार्थी सामूहिक रूप से अनुकरण करते हैं। जो शिक्षक ने पहले जिस जो अनुच्छेद है उसका आदर्श वाचन किया था, सहस्वर वाचन किया था, उसी का ही यहाँ पे अनुकरण वाचन किया जाता है। लेकिन ये जो अनुकरण वाचन होता है वो सामूहिक रूप से किया जाता है। इससे छात्र की उच्चारण संबंधित शुद्धता इसे प्राप्त होती है, उसे पता चलता है कि शुद्ध कैसे बोला जाता है, और उसके साथ साथ ही पढ़ने की गति का भी पता चलता है। छात्र के एक तो उच्चारण में वो कहाँ शुद्धता कर रहा है उसका पता चलता है, और उसके छात्र की गति वो सभी के साथ चल रहा है, या कुछ छात्र ऐसे होते हैं जब धीमी गति से पढ़ते हैं तो उनकी स्पीड उसके साथ में सही हो जाती है। तो इसके लिए जो सामूहिक वाचन करवाया जाता है। इसके अलावा कक्षा शिक्षण की दृष्टि से भी ये जो सहस्वर वाचन है उसको हम यहाँ पे 3 भागों में देखते हैं। पहला जो है वह होता है आदर्श वाचन। कक्षा में जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो पहला वाचन आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण, और तीसरा होता है समवेत। आदर्श वाचन जो कि ये एक शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है, उसके बाद शिक्षक भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है आदर्श वाचन के लिए। उसके बाद अनुकरण वाचन, एक एक छात्र को खड़ा करके और वो जो
कंटेंट या जो विषय वस्तु आदर्श वाचन के रूप में बोली गई है उसी का ही वापस से अनुकरण करवाया जाता है छात्र के माध्यम से। और तीसरा होता है समवेत वाचन, जिसमें कि सभी छात्रों को एक साथ वाचन करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से कक्षा शिक्षण की दृष्टि से भी इसे 3 भागों में बांटा गया, और वैसे सामान्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत वाचन और सहस्वर वाचन।